नमस्कार दोस्तों, आज के इस कहानी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। पहाड़ों की ऊंची चोटियों के बीच बसे हुए ऋषिकेश शहर में आज का दिन बहुत खास था। सूरज की सुनहरी किरणें गंगा की लहरों पर नाच रही थी और चारों तरफ खुशी का माहौल था। पूरे मोहल्ले को रंग बिरंगी लाइटों और ताजे फूलों से सजाया गया था, क्योंकि आज इस घर के छोटे बेटे राघव की शादी थी और नई दुल्हन घर आ रही थी। ढोल और नगाड़ों की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा आसमान गूंज रहा था। सान्या अपनी लाल रंग की भारी रेशमी साड़ी और सोने के गहनों में किसी परी जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों में नए सपनों की चमक थी। राघव ने सान्या का हाथ बड़े ही प्यार से पकड़ा हुआ था और उसे धीरे धीरे घर की दहलीज की तरफ लेके जा रहा था। घर के बाहर औरतों की भारी भीड़ थी, जो कि नई बहू का चेहरा देखने के लिए बेताब थी। हर कोई सान्या की सुंदरता की तारीफ कर रहा था। सान्या ने जैसे ही घर के दरवाजे पर कदम रखा, उसकी सास ने आरती की थाली आगे बढ़ाई। कपूर की खुशबू और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। सान्या को एक तांबे के कलश के पास खड़ा किया गया, जिसमें चावल भरे हुए थे। सान्या ने अपने दाहिने पैर से उस कलश को धीरे से ठोकर मारी और जैसे ही चावल जमीन पर बिखरे, घर के बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। सान्या ने एक गहरे लाल रंग के कुमकुम के थाल में अपने पैर रखे और फिर सफ़ेद फर्श पर चलना शुरू किया। उसके पैरों के लाल निशान ऐसे लग रहे थे जैसे खुशियों के फूल खिल रहे हों। हर कोई नाच रहा था और मिठाइयाँ बांट रहा था, लेकिन इसी भीड़ और शोर के बीच सान्या की नज़र अचानक ऊपर की मंजिल की ओर गई। वहाँ बालकनी के लोहे के जंगले के पीछे एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई बिल्कुल स्थिर थी और सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। सान्या को एक पल के लिए लगा कि कोई उसे बहुत गौर से देख रहा है। वो इस घर की बड़ी बहू मीरा थी। मीरा के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी और गहराई थी जिसे सान्या ने पहली नज़र में ही महसूस कर लिया था। सान्या का दिल जोर से धड़का। उसे लगा कि इस हंसते खेलते घर के एक कोने में कोई बहुत बड़ा राज या बहुत बड़ा दुख छिपा है। मीरा का वह सफ़ेद लिबास और उसकी खामोशी इस रंगीन माहौल में बिल्कुल ही अलग लग रही थी। सान्या ने राघव की तरफ देखा, पर वो भी अपनी भाभी की तरफ देखने से बच रहा था। जैसे ही सान्या ने दोबारा से ऊपर देखा, तो वो सफ़ेद साया गायब हो चुका था और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। सान्या के मन में हजारों सवाल उठने लगे कि इतनी बड़ी खुशी के मौके पर घर की बड़ी बहू इस तरह अकेले और उदास क्यों है? क्या उसे किसी ने जबरदस्ती वहां कैद रखा है या वो खुद अपनी मर्जी से दूर है? सान्या के कदम तो अंदर बढ़ रहे थे, पर उसका मन उसी ऊपरी कमरे की तरफ खींचा जा रहा था, जहां रोशनी नहीं थी और जहां की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सान्या को एहसास हो गया था कि इस घर में उसकी चुनौती सिर्फ रसोई संभालना ही नहीं है, बल्कि उस बुझी हुई जिंदगी को फिर से जलाना है जो उस अंधेरे कमरे में कैद है। ऋषिकेश की इन वादियों में आज भले ही
शहनाइयाँ बज रही थी, पर घर की ऊपरी मंजिल के उस खामोश कमरे में मीरा का अतीत आज भी चीख रहा था। मीरा इस घर में 8 साल पहले बड़े बेटे वरुण की दुल्हन बनकर आई थी। तब वो भी सान्या की तरह ही मासूम और चंचल थी। वरुण और मीरा का प्यार पूरे शहर में मशहूर था। दोनों का रिश्ता इतना गहरा और रसीला था कि घर के आंगन में उनकी हंसी हमेशा ही गूंजती रहती थी। वरुण अपनी मीरा को पलकों पर बिठाकर रखता था और उन दोनों की रातों की गुफ्तगू और प्यार भरी शरारतें इस घर की दीवारों में आज भी कहीं दबी हुई थी। वरुण अक्सर मीरा के बालों में जंगली फूल लगाता था और उसे बाहों में भरकर घंटों गंगा की लहरों को निहारता था। लेकिन एक मनहूस शाम ने सब कुछ राख कर दिया। वरुण और मीरा अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए पहाड़ों के ऊंचे रास्तों पर घूमने निकले थे। मौसम बहुत सुहावना था, पर अचानक से आसमान में काली घटाएं छा गई और मूसलाधार बारिश होने लगी। सड़कें गीली और फिसलन भरी थी और मोड़ बहुत ही खतरनाक थे। तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और वरुण ने अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश की, पर संतुलन बिगड़ गया और उनकी कार सीधे ही गहरी खाई की ओर लुढ़क गई। उस भयानक पल में वरुण ने खुद की परवाह किए बिना मीरा को अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर भींच लिया ताकि उसे आंच ना आए। गाड़ी कई बार पलटी और एक बड़े पत्थर से जा टकराई। मीरा के सिर में चोट लगी और वो होश खोने वाली ही थी, पर उसने आखिरी बार वरुण की आंखों में देखा जो प्यार और दर्द से भरी हुई थी। वरुण ने दम तोड़ दिया, पर उसने अपनी मीरा को बचा लिया था। जब मीरा को होश आया तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके लाल जोड़े की जगह उसे सफ़ेद साड़ी थमा दी गई और उसकी खनकती हुई रंगीन चूड़ियाँ पत्थर पर पटक कर तोड़ दी गई। समाज के ठेकेदारों और घर की बड़ी बूढ़ी औरतों ने उसे मनहूस और अभागन का नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि मीरा की किस्मत ही खराब है जो उसने अपने सुहाग को खा लिया। मीरा जो कभी चहकती रहती थी, अब एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसने खुद को उस कमरे में कैद कर लिया जहां वरुण की यादें और उसकी पुरानी कमीज़ें आज भी उसकी खुशबू बिखेर रही थी। मीरा ने आईने से नाता तोड़ लिया था और श्रृंगार करना छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसकी हंसी ही उसके पति की मौत का कारण थी। उसने मान लिया था कि अब उसके शरीर पर किसी का भी हक नहीं है और ना ही उसे सजने का भी अधिकार है। वो बस अंधेरे में बैठी हुई अपनी ही उंगलियों को सहलाती रहती और उन पलों को याद करती जब वरुण उसे बेइंतहा प्यार करता था और उसे अपनी रानी कहता था। 8 सालों का वो लंबा सन्नाटा आज सान्या के आने से थोड़ा हिल गया था। मीरा की प्यासी आंखें सान्या की खुशियों में अपना खोया हुआ कल देख रही थी और उसके अंदर दबी हुई ममता और इच्छाएं फिर से करवटें ले रही थी। उसे लग रहा था कि शायद इस घर में फिर से कोई ऐसी किरण आई है जो कि उसके पुराने जख्मों पर मरहम लगा सके। पर उसे डर भी था कि कहीं उसकी परछाई सान्या की नई गृहस्थी को भी बेरंग न कर दे। मीरा की सिसकियां
उस कमरे की दीवारों में ही दबकर रह जाती थी, क्योंकि बाहर तो ढोल बज रहे थे। शादी की रस्मों और शोर शराबे के बाद जब रात का सन्नाटा गहराने लगा तो पूरे घर में एक अजीब सी शांति छा गई। ऋषिकेश की ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थी और दूर कहीं गंगा की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सान्या अपने नए कमरे में बैठी राघव का इंतजार कर रही थी। कमरे को चमेली और गुलाब के ताजे फूलों से सजाया गया था, जिसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण में एक नशा सा घोल रही थी। सान्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी रेशमी साड़ी की सरसराहट उसे और भी बेचैन कर रही थी। उसने अपने हाथों की रची हुई गहरी लाल मेहंदी को देखा और उन गहनों की चमक को जो उसे दुल्हन बना रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे के बाहर गलियारे में किसी के चलने की बहुत धीमी आहट हुई। सान्या ने झिझकते हुए अपनी नजरें उठाई और सामने वाली खिड़की की तरफ देखा, जो ऊपर वाली मंजिल के आंगन की ओर खुलती थी। वहां चांदनी की हल्की सी रोशनी में उसे एक सफेद साया दिखाई दिया। वो मीरा ही थी, जो कि बुत बनकर खड़ी सान्या के कमरे की रोशनी को निहार रही थी। मीरा की आंखें सान्या के सजे धजे रूप पर टिकी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी तड़प थी जैसे कोई प्यासा बरसों के बाद पानी की बूंद देख रहा हो। सान्या ने देखा कि मीरा अपनी कांपती हुई उंगलियों से खिड़की के पर्दों को बहुत जोर से पकड़ रही थी, जैसे वो खुद को अंदर आने से रोक रही हो। मीरा की उन सफ़ेद सादे कपड़ों और सान्या के लाल जोड़े के बीच एक बहुत बड़ा फासला था, जो इस घर की रूढ़ियों ने बनाया था। सान्या को एक पल के लिए लगा कि मीरा उसे कुछ कहना चाहती है। उसकी आंखों में कोई पुरानी हसरत या कोई दबा हुआ अरमान साफ झलक रहा था। तभी राघव कमरे के अंदर आया और उसने सान्या का हाथ अपने हाथों में ले लिया। सान्या ने घबराकर राघव से पूछा कि राघव, वो ऊपर वाली खिड़की पर कौन खड़ा है और वो इस तरह अंधेरे में हमें क्यों देख रही है? राघव का चेहरा अचानक से उतर गया और उसने खिड़की के पर्दे को झटके से गिरा दिया। उसने सान्या को अपनी बाहों में भरते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि सान्या, तुम उन बातों पर ध्यान मत दो। वो मीरा भाभी है और भैया के जाने के बाद उनका मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं रहता। वो अक्सर इसी तरह रातों को जागती रहती है और पुरानी यादों में ही खोई रहती है। राघव ने सान्या के माथे को चूमा और उसे बहलाने की कोशिश की, पर सान्या का मन शांत नहीं हुआ। उसे राघव की बातों में सच्चाई कम और डर ज़्यादा लगा। सान्या ने महसूस किया कि मीरा की उस नज़र में पागलपन नहीं था, बल्कि एक गहरी ममता और एक औरत की वो अधूरी चाहत थी जिसे समाज ने जबरदस्ती मार दिया था। राघव जब सान्या के करीब आया और उसके गहने उतारने लगा, तब भी सान्या का ध्यान उस बंद खिड़की की तरफ ही था। उसे लग रहा था कि उस पर्दे के पीछे आज भी मीरा खड़ी है और उसकी सिसकियां हवाओं के साथ मिलकर पूरे कमरे में गूंज रही है। सान्या को उस रात ठीक से नींद नहीं आई। उसे बार बार वही सफ़ेद साया और मीरा की वो प्यासी आंखें याद आती रही, जो जैसे उससे कोई मदद मांग रही थी। सान्या ने उसी पल मन ही मन ये फैसला कर लिया कि वो इस राज की तह तक जाएगी।
और ये पता लगाएगी कि आखिर क्यों एक जीती जागती औरत को इस घर में एक साया बना दिया गया है। उस रात सान्या की नई जिंदगी की शुरुआत तो हुई, पर उसके साथ ही एक अनजान डर और जिज्ञासा ने भी उसके दिल में घर कर लिया था। रात का पिछला पहर था और पूरे घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ बाहर लगे नीम के पेड़ के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सान्या की आंखों में नींद कोसों दूर थी, क्योंकि उसके मन में बार बार मीरा भाभी की वो प्यासी आंखें घूम रही थी। सान्या ने धीरे से बिस्तर छोड़ा और अपने पैर फर्श पर रखे। ठंडी जमीन के स्पर्श ने उसे एक बार फिर उस तन्हाई का एहसास कराया जिसमें मीरा बरसों से जी रही थी। उसने दबे पांव कमरे का दरवाजा खोला और उस सीढ़ी की ओर बढ़ी जो ऊपर की मंजिल के उस अंधेरे कोने की तरफ जाती थी, जहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रही थी, हवा में एक अजीब सी उदासी और पुरानी नमी की गंध बढ़ने लगी थी। सान्या ने देखा कि मीरा के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से एक बहुत ही मध्यम रोशनी आ रही थी। सान्या ने अपनी सांसें रोक ली और धीरे से दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अंदर का नज़ारा देखकर सान्या का कलेजा मुंह को आ गया। कमरे में ना तो कोई सजावट थी और ना ही कोई आईना और ना ही कोई रंगीन चीज़। फर्श पर एक पुरानी फटी हुई चटाई बिछी थी और कोने में वरुण भैया की एक धुंधली सी तस्वीर टंगी हुई थी जिस पर धूल जमी थी। मीरा उस चटाई पर बैठी थी और उसके हाथ में वरुण की एक पुरानी ऊनी जर्सी थी जिसे वो बार बार अपने चेहरे से लगा रही थी और सूंघ रही थी, जैसे वो उस कपड़े में अपने पति की आखिरी खुशबू ढूंढ रही हो। सान्या ने देखा कि मीरा की सफ़ेद साड़ी कंधे से थोड़ी सरक गई थी और उसकी सुडौल पीठ पर चांदनी की रोशनी पड़ रही थी जो किसी संगमरमर की मूर्त जैसी लग रही थी। मीरा अपनी ही उंगलियों से अपनी बाहों को सहला रही थी और उसके मुंह से बहुत ही धीमी और बहुत ही दर्द भरी आहें निकल रही थी। वो खुद को सहलाते हुए जैसे उस स्पर्श को याद कर रही थी जो उसे 8 साल पहले मिला था। सान्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि मीरा कोई पागल नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी औरत है जिसका शरीर और मन दोनों ही प्यार और छुअन के लिए तड़प रहे हैं। सान्या ने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे की चरमराती हुई आवाज़ सुनकर मीरा बुरी तरह से चौंक गई और उसने झटके से जर्सी को छुपा लिया और खुद को दीवार से सटा लिया। मीरा की आंखें डर और शर्म से भरी हुई थी। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? सान्या, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये कमरा मनहूस है और मेरी परछाई तुम्हारी नई गृहस्थी को उजाड़ देगी। सान्या ने बिना कुछ कहे मीरा की तरफ कदम बढ़ाए और उसके पास जाकर जमीन पर बैठ गई। मीरा पीछे हटने लगी, पर सान्या ने मजबूती से मीरा के ठंडे और कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मीरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर सान्या की पकड़ में एक ऐसी गर्माहट और जिद थी जिसे कि मीरा ठुकरा नहीं पाई। सान्या ने मीरा की आंखों में आंखें डालकर देखा और पाया कि उन पुतलियों में बरसों की दबी हुई आग और प्यास साफ नजर आ रही थी। सान्या ने महसूस किया कि मीरा के हाथ बहुत ही कोमल थे, पर वो प्यास की वजह से जल रहे थे। सान्या ने धीरे से मीरा के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को कान के पीछे किया
और उसके माथे को छुआ। मीरा का शरीर उस अनचाहे स्पर्श से सिहर उठा और उसकी सांसें और तेज हो गई। सान्या ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि भाभी, शरीर कभी अशुभ नहीं होता और ना ही इच्छाएं कोई गुनाह है। उस छोटे से अंधेरे कमरे में उन दोनों औरतों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता और एक अजीब सी उत्तेजना पनपने लगी थी, जिसने समाज की सारी बंदिशों को एक पल के लिए भुला दिया था। उस छोटे से अंधेरे कमरे में समय जैसे ठहर गया था और हवा में एक भारीपन सा छा गया था। सान्या ने जब मीरा के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया तो मीरा का पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह सिहर उठा था। मीरा ने बरसों से किसी का ऐसा अपनापन भरा स्पर्श महसूस नहीं किया था। सान्या ने धीरे से मीरा के चेहरे के करीब अपना चेहरा किया और उसकी आंखों में झांका, जहां डर और एक अनकही प्यास साफ दिखाई दे रही थी। सान्या ने अपने रेशमी दुपट्टे के एक कोने से मीरा के गालों पर जमे हुए उन पुराने आंसुओं को पोंछा जो शायद सूख चुके थे, पर उनके निशान अभी भी बाकी थे। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी ठंडी सांस ली, जैसे वो उस पल को महसूस करना चाहती हो। सान्या ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को मीरा की गर्दन की संवेदनशील त्वचा पर फेरना शुरू किया, जहां एक छोटा सा तिल था जिसे शायद 8 साल पहले वरुण ने आखिरी बार छुआ होगा। सान्या का स्पर्श इतना कोमल और जादुई था कि मीरा के शरीर की जकड़न धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी और उसकी सफ़ेद साड़ी का पल्लू उसके कंधे से फिसलकर नीचे फर्श पर गिर गया। सान्या ने देखा कि मीरा का बदन आज भी उतना ही जवान और आकर्षक था जितना किसी नई दुल्हन का होता है, पर उस पर समाज की नफरत की धूल जम गई थी। सान्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के मीरा की पीठ पर अपनी हथेलियां रखी और धीरे धीरे उन्हें सहलाना शुरू किया। मीरा के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली और उसने सान्या के कंधों को जोर से भींच लिया, जैसे वो गिरते गिरते किसी सहारे को पकड़ रही हो। उस पल कमरे की दीवारें गवाह थी कि एक औरत की तड़प और उसकी शारीरिक जरूरत कोई पाप नहीं है, बल्कि कुदरत का एक हिस्सा है। सान्या ने मीरा के कान के पास झुककर बहुत ही मध्यम और नशीली आवाज में कहा कि भाभी, आप खुद को इस तरह क्यों सजा दे रही हैं? क्या आपको हक नहीं है कि कोई आपको प्यार करे या कोई आपको सहलाए? मीरा की सांसें अब सान्या की गर्दन से टकरा रही थी और उन दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। मीरा ने पहली बार अपनी शर्म की दीवार को गिराया और सान्या की गोद में अपना सिर रख दिया। सान्या ने उसके लंबे काले बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी और उन्हें धीरे धीरे सहलाने लगी। मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी नींद से जाग रही हो और उसका शरीर फिर से जीवित हो उठा हो। सान्या ने महसूस किया कि मीरा का शरीर अब बुखार की तरह तप रहा था, पर वो बुखार बीमारी का नहीं बल्कि एक दबी हुई इच्छा का था। सान्या ने मीरा को आईने के उस पुराने से धुंधले टुकड़े के सामने खड़ा किया जो कि कमरे के एक कोने में पड़ा था और उसे कहा कि देखो खुद को, तुम कितनी सुंदर हो और ये दुनिया तुम्हें अभागिन कहती है। मीरा ने आईने में अपनी छवि देखी और उसे अपनी ही आंखों में एक नई चमक नजर आई जो बरसों पहले गायब हो गई थी। उस रात सान्या ने मीरा के मन की ही नहीं बल्कि उसके शरीर की उस चुप्पी को भी तोड़ दिया था
जो उसे एक पत्थर की मूर्त बनाए हुए थी। उन दोनों के बीच उस पल जो खिंचाव और उत्तेजना थी, वो किसी भी सामाजिक बंधन से कहीं ऊपर थी। और सान्या ने यह ठान लिया था कि वो मीरा को इस नरक से बाहर निकाल कर ही दम लेगी, चाहे इसके लिए उसे पूरे घर से बगावत ही क्यों ना करनी पड़े। सान्या का वो साहसी स्पर्श मीरा की जिंदगी का नया सवेरा बनने वाला था। उस अंधेरे कमरे की खामोशी अब एक गहरी और मदहोश कर देने वाली हलचल में बदल चुकी थी। सान्या ने जब मीरा को उस पुराने धुंधले आईने के सामने खड़ा किया तो मीरा का पूरा वजूद कांप रहा था। सान्या ने धीरे से मीरा के पीछे खड़े होकर अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली और अपना सिर मीरा के कंधे पर रख दिया। आईने में उन दोनों की झलक ऐसी लग रही थी जैसे कोई पुरानी बेरंग तस्वीर में अचानक गहरे रंग भर दिए गए हों। सान्या ने अपने हाथों से मीरा के सफ़ेद पल्लू को पूरी तरह से नीचे गिरा दिया, जिससे मीरा के गोरे और सुडौल कंधे चांदनी की रोशनी में चमकने लगे। मीरा ने अपनी आंखें शर्म और एक अनचाही उत्तेजना से मूंद ली, पर सान्या नहीं रुकी। उसने अपने सजे धजे हाथों से सान्या के गहनों के डिब्बों में रखी एक छोटी सी इत्र की शीशी निकाली और उसकी एक बूंद अपनी उंगलियों पर ली। सान्या ने वो उंगली धीरे से मीरा की गर्दन के पीछे और उसके कान के कोमल हिस्से पर मली। इत्र की तीखी और नशीली खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, जिसने मीरा के अंदर बरसों से दबी हुई उस औरत को जगा दिया जो वरुण के साथ रातों को जागती थी। मीरा का दिल किसी पंछी की तरह धड़क रहा था। सान्या ने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़कर एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसे मीरा की सूनी कलाई पर बड़े ही प्यार से बांध दिया, जैसे वो कोई पवित्र धागा हो। सान्या ने मीरा के कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा कि भाभी, आपका ये शरीर कोई पत्थर नहीं है जिसे पूजा के नाम पर त्याग दिया जाए। इसमें आज भी वह सब कुछ है जो किसी नई दुल्हन में होता है। मीरा ने सान्या के हाथों को अपने हाथों में कसकर भींच लिया और उसके नाखून सान्या की हथेलियों में गड़ गए, पर सान्या को दर्द नहीं हुआ। उसे तो बस उस पल का एहसास हुआ जो मीरा के रोम रोम से फूट रही थी। मीरा ने धीरे से पलटकर सान्या को गले से लगा लिया और सान्या की गर्दन में अपना चेहरा छिपा लिया। सान्या ने महसूस किया कि मीरा के गर्म आंसू उसकी छाती पर गिर रहे थे, पर वो आंसू अब दुख के नहीं बल्कि एक आज़ाद होती हुई रूह के थे। सान्या ने मीरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच लिया और उसके माथे पर एक लंबा और गहरा चुंबन दिया। उस पल उन दोनों के बीच एक ऐसा खिंचाव पैदा हुआ जिसने समाज के बनाए हुए सारे ऊंच नीच और पवित्र अपवित्र के भेदों को जलाकर राख कर दिया। सान्या ने मीरा को ये एहसास दिला दिया था कि उसकी जवानी और उसकी खूबसूरती किसी की मौत के साथ ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि वो आज भी उतनी ही मदहोश कर देने वाली है जितनी कि 8 साल पहले थी। मीरा को लगा जैसे उसके अंदर की बर्फ़ अब पूरी तरह से पिघलकर एक नदी बन गई है जो बहने के लिए बेताब है। सान्या का वो वर्जित स्पर्श मीरा के लिए किसी अमृत से कम नहीं था, जिसने उसे अपनी ही देह से फिर से प्यार करना सिखा दिया था। उस रात उस बंद कमरे में एक नई औरत का जन्म हुआ था जो अब दुनिया की नफरत से डरने वाली नहीं थी। अगली सुबह जब घर में सत्यनारायण की कथा और हवन की तैयारियां जोरों पर थी, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और घर के सभी बड़े बुजुर्ग रेशमी कपड़े पहनकर
पूजा में बैठने के लिए तैयार थे। सानिया ने रात भर की उस गहरी हलचल के बाद एक बड़ा फैसला ले लिया था। उसने मीरा भाभी के कमरे में जाकर उन्हें फिर से वही सादा सफ़ेद लिबास पहनने से रोक दिया। सानिया ने अपनी शादी के जोड़े में से एक सुनहरी किनारी वाली नीली रेशमी साड़ी निकाली और मीरा के सामने रख दी। मीरा की आंखों में एक अजीब सा डर था और वो कांपते हुए कह रही थी कि सानिया, ये सब मत करो। माँ जी और समाज के लोग हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। पर सानिया ने मीरा के कंधे को मजबूती से पकड़ा और कहा कि भाभी, आज तक आप दूसरों के लिए जीती रही, अब एक बार अपने वजूद के लिए बाहर निकलिए। सानिया ने मीरा के बालों को एक सुंदर जूड़े में बांधा और उसमें ताजे मोगरे के फूलों का गजरा सजा दिया। मीरा के माथे पर सानिया ने अपने हाथों से एक गहरी लाल बिंदी लगाई, जिसे देखकर मीरा की आंखों में बरसों के बाद अपनी खूबसूरती के लिए एक गर्व महसूस हुआ। जब पूजा शुरू हुई और सब लोग आरती के लिए खड़े हुए, तभी सीढ़ियों से उतरती हुई दो परछाइयों ने सबका ध्यान खींच लिया। सानिया और मीरा हाथ में हाथ डाले नीचे आ रही थी। मीरा की उस नीली साड़ी और गहनों की चमक ने पूरे हॉल को चकाचौंध कर दिया था। जैसे ही राघव की माँ यानी सानिया की सास की नज़र मीरा पर पड़ी, उनके हाथों से आरती की थाली छूटकर जमीन पर गिर गई और कपूर की खुशबू पूरे फर्श पर फैल गई। घर में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया और मोहल्ले की औरतें एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगी कि ये क्या अनर्थ देख रहे हैं हम। एक विधवा को इस तरह सुहागन की तरह सजाना साक्षात पाप है। सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो चिल्लाते हुए सानिया की तरफ बढ़ी। उन्होंने मीरा का हाथ झटके से पकड़ा और उसे वापस कमरे में भेजने की कोशिश की, पर सानिया ने बीच में आकर अपनी सास का हाथ रोक लिया। सानिया की आवाज़ में एक ऐसी दृढ़ता थी जो आज तक इस घर की किसी बहू में नहीं देखी गई थी। सानिया ने सबके सामने ऊंची आवाज़ में कहा कि माँ जी, ये घर की बड़ी बहू है और इन्हें भी वही अधिकार है जो मुझे है। अगर एक पुरुष पत्नी के मरने के बाद फिर से घोड़े पर चढ़कर बारात ला सकता है, तो एक औरत को अपने पति की याद में मुस्कुराने और सजने का हक क्यों नहीं है। पंडित जी ने भी विरोध किया कि ये शास्त्रों के खिलाफ है, पर सानिया ने उन्हें चुप कराते हुए कहा कि शास्त्र प्रेम और सम्मान सिखाते हैं, नफरत करना नहीं। राघव खामोश खड़ा था, पर सानिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा कि राघव, आज तुम्हें चुनना होगा कि तुम अपनी पत्नी और भाभी के आत्म सम्मान के साथ हो या इन सड़ी गली परंपराओं के साथ। राघव ने एक पल के लिए अपनी माँ को देखा और फिर आगे बढ़कर सानिया और मीरा के बगल में खड़ा हो गया। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, सानिया सही कह रही है। भाभी ने 8 साल इस अंधेरे कमरे में अपनी जवानी गाल दी, अब और नहीं। उस दिन उस आंगन में सिर्फ एक पूजा नहीं हुई थी, बल्कि एक सदियों पुरानी सोच की अर्थी भी उठी थी। मीरा की आंखों में जो डर था वो अब एक स्वाभिमान की आग में बदल चुका था। सानिया ने मीरा के हाथ में आरती का दिया दिया और पहली बार उस घर की वर्जित परछाई ने सबके सामने भगवान की आरती की। उस पल घर की दीवारें भी जैसे कांप उठी थी, क्योंकि एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। पूजा के उस तनावपूर्ण माहौल में जब सानिया और राघव मीरा के साथ मजबूती से खड़े हो गए, तो पूरे मोहल्ले में जैसे आग लग गई थी। बाहर से
आए हुए कुछ कट्टरपंथी बुजुर्गों और औरतों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस घर की पवित्रता भंग हो गई है और अब यहाँ देवता वास नहीं करेंगे। उन्होंने मीरा को कुलक्षणी और सान्या को घर तोड़ने वाली बहू के ताने दिए। सान्या की सास गुस्से में कांप रही थी और उन्होंने सान्या का हाथ झटकते हुए कहा कि तुम इस घर की मर्यादा को नीलाम कर रही हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि लोग क्या कहेंगे? सान्या ने अपनी सास की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि माँ जी, लोग तो हमेशा ही कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। क्या वरुण भैया की आत्मा ये देखकर खुश होती कि उनकी मीरा तिल तिल कर मर रही है? मीरा जो अब तक खामोश खड़ी थी, उसने पहली बार अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी रेशमी नीली साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए सबके सामने कदम आगे बढ़ाया। मीरा की चाल में अब वो पुरानी झिझक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गरिमा थी जो बरसों की तपस्या के बाद आती है। मीरा ने अपनी सास के पास जाकर उनके हाथ थाम लिए और बहुत ही भारी पर साफ आवाज में कहा कि माँ जी, मैंने 8 साल इस सफ़ेद कफन जैसे कपड़े में अपनी जवानी और अपनी रूह को दफन कर दिया था। क्या मेरा सिर्फ इतना ही गुनाह था कि मैं बच गई और वरुण चले गए? सान्या ने आज मुझे आईना दिखाया है कि मैं आज भी एक इंसान हूँ जिसे भूख, प्यास और प्यार का एहसास होता है। मीरा की इन बातों ने वहाँ मौजूद औरतों के दिल को झकझोर दिया, क्योंकि उनमें से कई ऐसी भी थी जो खुद भी विधवा थी और समाज के डर से अपनी इच्छाओं का गला घोंट चुकी थी। सान्या ने देखा कि उन औरतों की आंखों में भी एक दबी हुई चमक उभर रही थी। सान्या ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा और महसूस किया कि मीरा का शरीर अब डर से नहीं बल्कि एक नए जोश से गर्म हो रहा था। सान्या ने सबके सामने मीरा के हाथों में फूलों की माला थमाई और उसे मुख्य द्वार पर लगे भगवान के चित्र पर चढ़ाने को कहा। जैसे ही मीरा ने वो माला चढ़ाई, पूरे घर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। मोहल्ले की कुछ युवा लड़कियां सान्या के समर्थन में आगे आई और उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। पंडित जी, जो अब तक विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी सान्या की दलीलों और मीरा के चेहरे के तेज को देखकर अपनी पोथी को बंद कर दिया और कहा कि जहां प्रेम और सम्मान है, वही असली धर्म है। सान्या ने राघव की तरफ देखा और राघव ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पैर छुए और उनसे आग्रह किया कि माँ, अब पुराने जख्मों को कुरेदना बंद करो और भाभी को अपनी बेटी की तरह स्वीकार करो। सान्या की सास की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने पहली बार मीरा को गले से लगा लिया। उस आलिंगन में सालों की कड़वाहट और नफरत पिघलकर बह गई थी। मीरा की आंखों से जो आंसू निकले, वो अब उसकी सफ़ेद साड़ी पर नहीं बल्कि उसकी रंगीन रेशमी साड़ी पर गिर रहे थे। सान्या ने महसूस किया कि उसकी जीत सिर्फ मीरा को सजाने में नहीं थी, बल्कि इस घर की सोच को बदलने में थी। उस दोपहर ऋषिकेश की धूप और भी सुनहरी लग रही थी, जैसे गंगा मैया ने भी इस बदलाव को अपना आशीर्वाद दे दिया हो। सान्या और मीरा के बीच अब एक ऐसा अटूट बंधन बन चुका था जिसे दुनिया का कोई भी रिवाज तोड़ नहीं सकता था। सान्या ने मीरा के कानों में धीरे से कहा कि भाभी, आज आपकी असली शादी खुद से हुई है। और मीरा ने मुस्कुराते हुए सान्या का हाथ थाम लिया। ऋषिकेश की उन ऊंची पहाड़ियों के पीछे से जब सूरज की पहली किरण ने गंगा के शीतल जल को छुआ, तो उस घर की फिजा पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां कभी सन्नाटा और उदासी का पहरा था, अब वहां पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की ताजी खुशबू महक रही थी।
सानिया और मीरा सुबह सुबह घर के आंगन में एक साथ ही खड़ी थी। मीरा ने आज गहरे केसरिया रंग का कुर्ता और सफ़ेद पजामा पहना था और उसके माथे पर लगी लाल बिंदी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। सानिया ने अपनी बड़ी भाभी का हाथ बड़े ही गर्व से पकड़ा हुआ था, क्योंकि आज मीरा की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। सानिया की मेहनत और जिद रंग लाई थी और उसने मीरा को घर के पास ही एक छोटा सा संगीत और कला केंद्र खोलने के लिए राज़ी कर लिया था, जहां वो पहाड़ी बच्चों को लोक संगीत और पारंपरिक बुनाई सिखा सके। मीरा के चेहरे पर अब वो पुरानी झुर्रियाँ और काले घेरे नहीं थे, बल्कि उसकी त्वचा पर फिर से रेशम जैसी कोमल और चमकदार हो गई थी। सानिया ने देखा कि मीरा अब अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए झिझकती नहीं थी, बल्कि उसकी चाल में एक नई खनक और आत्मविश्वास था। घर के अंदर भी अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सानिया की सास अब मीरा को रसोई के कामों से दूर नहीं रखती थी, बल्कि दोनों बहुएं मिलकर घर के हर कोने में रंग भर रही थी। राघव भी अपनी पत्नी सानिया की इस समझदारी और साहस का कायल हो चुका था। उसने महसूस किया कि सानिया ने सिर्फ एक विधवा का जीवन नहीं बदला, बल्कि पूरे परिवार को एक नई सोच और नई ऊर्जा से भर दिया था। उस दोपहर जब मीरा अपने नए सेंटर का उद्घाटन करने जा रही थी, तो सानिया ने अपने हाथों से मीरा के गले में एक सुंदर मोतियों का हार पहनाया और उसके कानों में झुमके सजाए। मीरा ने सानिया की आंखों में देखा और बिना कुछ भी कहे उसे कस कर गले लगा लिया। उस आलिंगन में सालों का दर्द पिघल कर बह गया था और सिर्फ एक गहरा सम्मान और प्रेम बाकी था। मीरा ने महसूस किया कि सानिया सिर्फ उसकी देवरानी नहीं, बल्कि उसकी वो रूह है जिसने उसे फिर से जीना सिखाया है। सानिया ने मीरा के कानों में धीरे से कहा कि भाभी, अब आपकी चूड़ियों की खनक इस घर की सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी खामोश मत होने देना। मीरा मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में वो पुरानी प्यास अब एक तृप्ति में बदल चुकी थी। पूरा मोहल्ला जो कभी ताने देता था, आज मीरा की हिम्मत और सानिया के साहस को सलाम कर रहा था। ऋषिकेश की उन वादियों में अब मीरा का नाम किसी अभागिन के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में लिया जाने लगा था। सानिया ने साबित कर दिया कि अगर एक औरत दूसरी औरत का हाथ थाम ले तो समाज की बड़ी से बड़ी दीवार भी रेत की तरह बह सकती है। शाम के समय जब गंगा की आरती शुरू हुई, सानिया और मीरा साथ साथ घाट पर बैठी थी और बहते हुए पानी में जलते दियों को देख रही थी। वो दिए सिर्फ मिट्टी के नहीं थे, बल्कि मीरा की उन दबी हुई इच्छाओं के थे, जो अब आज़ाद होकर पूरे आसमान को रोशन कर रही थी। सानिया ने अपना सिर मीरा के कंधे पर रख दिया और मीरा ने प्यार से उसके बालों को सहलाया। उस पल उन दोनों के बीच एक ऐसा पवित्र और गहरा रिश्ता बन गया था, जिसकी मिसाल युगों युगों तक दी जाएगी। कहानी का अंत एक ऐसी रोशनी के साथ हुआ जिसने नफरत के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया था, और अब उस घर की दहलीज पर सिर्फ प्यार के निशान थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।